सोचो, स्पेस के सबसे अंधेरे, सबसे ठंडे हिस्से में एक छोटा सा पत्थर जो फिजिक्स के सारे लॉज को तोड़ रहा है। इम्पॉसिबल लगता है ना? वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर, जहां आज हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लिटरली किसी साइंस फिक्शन मूवी से भी ज्यादा अजीब है। सीरियसली, ये सोचना भी अजीब लगता है कि नेपच्यून के भी इतना आगे, सोलर सिस्टम के बिल्कुल फ्रीजिंग एज पर एक मामूली सा बर्फीला पत्थर फिजिक्स को कैसे डिफाई कर सकता है। एक ऐसी जगह जहां एटमॉस्फेयर का होना 100% इम्पॉसिबल माना जाता था, वहां एग्जैक्टली वही मिला है। इस एक सिंगल डिस्कवरी ने ना एस्ट्रोनॉमी की सारी किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया है। द इम्पॉसिबल स्पेस डिस्कवरी। देखो, बेसिक साइंस हमें क्या बताती है? यही ना कि प्लैनेट्स या मून्स को अपना एटमॉस्फेयर होल्ड करने के लिए उनमें अच्छी खासी ग्रेविटी और एक मैसिव साइज होना चाहिए। अर्थ या जुपिटर का ही देख लीजिए, उनका पुल इतना स्ट्रांग है कि गैसेस स्पेस में एस्केप नहीं कर पाती। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसी दुनिया हो जहां एटमॉस्फेयर होना ही नहीं चाहिए था, पर समहाउ वहां एक एटमॉस्फेयर है? एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी हाल ही में एक ऐसी ही ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट ढूंढ निकाली है जो स्पेस के सारे एस्टैब्लिश्ड रूल्स की धज्जियां उड़ा रही है। मीट 2002 XV93। तो मिलिए इस अनइमेजिनेटिवली नेम्ड पर पूरी तरह से माइंड बेंडिंग दुनिया से, जिसे कहते हैं 2002 XV93। नाम भले ही थोड़ा बोरिंग लगे, पर इसकी रियलिटी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। पता है इसका साइज क्या है? इस पूरे आईसी वर्ल्ड का डायमीटर सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर्स है। मतलब ये इतना छोटा और इनसिग्निफिकेंट है कि हमारे चांद के आगे भी एक छोटी सी बिंदी जैसा दिखेगा। अब लॉजिकली सोचिए, इतने छोटे साइज का मतलब है कि इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा वीक होनी चाहिए कि कोई भी गैस यहां एक माइक्रोसेकंड के लिए भी टिकी ना सके। और फिर भी इसके पास अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर है। हालांकि ये एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ के कंपैरिजन में लगभग 5 to 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा पतला है। ये इनक्रेडिबली फ्रेजाइल है यार। मतलब इतना हल्का कि स्पेस का वैक्यूम इसको एक सेकंड में छीन ले। सो द रियल माइंड बॉगलिंग पार्ट इज, इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस और इतनी कमजोर ग्रेविटी के बावजूद इसका एग्जिस्ट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये लिटरली ग्रेविटी और फिजिक्स को मुंह चिढ़ा रहा है। अगर हम इस पतले और फ्रैजाइल से कवर को थोड़ा ब्रेक डाउन करें ना, तो साइंटिस्ट के मुताबिक ये मेनली मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिक्सचर है। अब फैसिनेटिंग बात यह है कि ये बिल्कुल वही गैसेस हैं जो सोलर सिस्टम के इतने ठंडे हिस्सों में हमेशा सॉलिड बर्फ के रूप में जमी रही मिलती हैं। लेकिन 2002 XV93 पर ये गैसेस वेपर फॉर्म में हैं। इतनी जानलेवा ठंड में इन गैसेस का वेपर स्टेट में होना इस पूरी अनोमली को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक 500 किलोमीटर के मामूली से पत्थर पर आखिर ये गैस आ कहां से रही है? और अगर ये कॉन्स्टेंटली स्पेस में लीक हो रही है, तो इसको रीफिल कौन कर रहा है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली दो मेन थियरीज चल रही हैं। पहली है कॉमेट इम्पैक्ट की थियरी, यानी हो सकता है कि कोई कॉमेट बहुत पहले इससे टकराया हो और अपना सारा मटेरियल वहां डिपॉजिट कर दिया हो। और दूसरी तरफ है वॉल्केनिक एक्टिविटी, जिसे हम क्रायोवॉल्केनिज्म भी कहते हैं। मतलब इस बर्फीले पत्थर के गहरे अंदरूनी हिस्से से ही गैसेस लगातार बाहर निकल रही हैं। अगर ऐसा है तो ये कोई डेड रॉक नहीं, बल्कि एक एक्टिव जिंदा दुनिया है। इस टॉपिक पर ना अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज फोरम पर लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस कर रहे हैं। जैसे एक यूजर हैं हैजर्ड, उन्होंने बहुत सही बात पॉइंट आउट की। उनका कहना था कि ये आउटर रिम की बर्फीली दुनियाएं उबलता हुआ लावा नहीं, बल्कि कोल्ड मटेरियल्स जैसे वाटर स्लश और अमोनिया उगलते हैं। ऐसी चीज जिसमें सांस लेने का मैं बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा। सीरियसली, ये टॉक्सिक स्लश वॉल्केनोज का कॉन्सेप्ट सुनने में जितना अजीब और डरावना लगता है ना, साइंस के पर्सपेक्टिव से उतना ही ज्यादा फैसिनेटिंग भी है। और इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक और यूजर ग्रिम रीपर 6 का ऑब्जर्वेशन एकदम स्पॉट ऑन है। वो कहते हैं, वहां सांस लेना डेफिनेटली जानलेवा होगा, लेकिन इतने छोटे प्लैनेटरी बॉडी पर इसका एग्जिस्ट करना ही अपने आप में अमेजिंग है। ये कंप्लीटली सच है। ये दिखाता है कि स्पेस हमेशा आपका स्वागत नहीं करता। ये बहुत डेंजरस हो सकता है, लेकिन एक कंप्लीटली डेड लगने वाले रॉक पर एक टॉक्सिक बर्फीला एटमॉस्फेयर मिलना, ये हमारी यूनिवर्स की एंडलेस पॉसिबिलिटीज का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। कम्युनिटी में एक और बहुत ही ब्रिलियंट थ्योरी चल रही है। वो ये कि शायद ये एटमॉस्फेयर परमानेंट है ही नहीं,
ये जो सीजनल फ्लिकरिंग वेल ऑफ गैस का कॉन्सेप्ट है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जैसे जैसे W2XC93 अपने ऑर्बिट में सूरज के थोड़ा सा भी करीब आता है और टेम्परेचर में एक माइनर सा चेंज होता है, तो इसकी सतह पर जमी हुई बर्फ सब्लिमेट होकर गैस बन जाती है। एक पतला सा एटमॉस्फेयर बनता है और फिर दूर जाने पर वापस जमकर गायब हो जाता है। बेसिकली ऐसा लगता है जैसे ये छोटी सी दुनिया लिटरली सांस ले रही हो। फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इन सब बातों का बॉटम लाइन क्या है? फ्यूचर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसका क्या मतलब बनता है? इसका सबसे माइंड बेंडिंग इम्प्लीकेशन ये है कि शायद हमें आगे चलकर कॉस्मोस में ऐसी अजीबो-गरीब जगहों पर एटमॉस्फेयर्स मिल सकते हैं जहां हमने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। सोचिए जरा, अगर हमारे ही सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर पड़ा एक 500 किलोमीटर का छोटा सा पत्थर गैस होल्ड कर सकता है, तो इसका मतलब है कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी हजारों, लाखों या शायद करोड़ों हिडन वर्ल्ड्स हो सकती हैं जिन्हें हम अब तक डेड और बोरिंग समझते थे, वो शायद बहुत ही एक्टिव और मिस्टीरियस हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या? इस कॉस्मिक मिस्ट्री को सॉल्व कैसे किया जाए? साइंटिस्ट सब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे अल्ट्रा पावरफुल टूल्स को यूज करने की तैयारी में हैं। वेब टेलीस्कोप की जो अनपैरेलल्ड इंफ्रारेड कैपेबिलिटीज है ना, वो इस ऑब्जेक्ट को बहुत गहराई से एनालाइज कर सकती हैं। इससे हमें इसकी एग्जैक्ट केमिकल मेकअप का पता चल जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये एटमॉस्फेयर हमेशा रहता है या बस एक पासिंग सीजनल फिनोमिनन है, वो भी कंफर्म हो जाएगा। ट्रस्ट मी, ये आने वाले वक्त की सबसे एक्साइटिंग एस्ट्रोनॉमिकल इन्वेस्टिगेशंस में से एक होने वाली है। एक्सप्लेनर के एंड में आप सबके लिए सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे यूनिवर्स में और भी ऐसी काउंटलेस हिडन वर्ल्ड्स हमारा इंतजार कर रही हैं? व्हाट विल द वेब टेलीस्कोप फाइंड नेक्स्ट? जब साइंस के इतने फंडामेंटल और एस्टैब्लिश्ड रूल्स इस तरह ब्रेक हो सकते हैं, तो फिर इस गहरे अंधेरे में और क्या-क्या डिस्कवर होना बाकी हैं? आप लोग अपनी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन का सबसे वाइल्ड और अननोन फेज तो शायद अभी बस शुरू ही हुआ है।